हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम सेकंड ईयर में हैं और जिनका जो भैया ओपन बुक एग्जाम जो है होने वाला है जुलाई में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जिसकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है सबसे ज्यादा है। मे बी आपने वो वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से देख ली है। गाइज, आज मैं आपको जो है 5 और ऐसे जो है क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिसमें मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं करके जाते हैं, नहीं प्रिपेयर करते हैं इनको अच्छे से, आज के जो 5 क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो तो ठीक है, 12th में भी आपने पढ़े हैं, 12th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, तो वो तो ठीक है, याद है, उसको आप बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन आज के गाइस ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये 12th स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। इन 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देखकर आ जाइएगा। आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। आज मैं आपको 5 और ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा है, ठीक है। जरूरी नहीं है वीडियो केवल ओपन वालों के लिए ही है, ओपन बुक एग्जाम जिसके हैं, या इसी साल के लिए, आने वाले सभी सालों के लिए 2021, 2022, 2023 आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं काम करेंगे। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है जी, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित शुद्ध निर्यात फलन अवधारणा को समझाइए। उन कारकों का ब्यौरा दीजिए जिनके कारण शुद्ध निर्यात फलन में खिसकाव आता है। गाइस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट होना ही होना है। ये आपके पास अगर 10 ईयर होगा तो आपको उसमें भी आपने चेक करा होगा, ये क्वेश्चन आपको हर दूसरे साल आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, ठीक है। इसमें ये क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि शुद्ध निर्यात फलन जो है क्या होता है और वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से शुद्ध निर्यात फलन के अंदर जो है खिसकाव आता है। सो गाइज, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से कर जाना है, घोल कर आपको पी जाना है, फाड़ कर आपको ले जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। मजाक कर रहा हूं, फाड़ कर कुछ नहीं लेके जाना, केवल समझना है, घोल कर पीना है। अब आते हैं मुद्दे पर। थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले कि आखिर शुद्ध निर्यात फलन जो है क्या होता है, उसके बाद जो है अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। देखिए ये क्या कह रहा है कि जी 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में गृहस्थ फर्में और सरकार के अतिरिक्त चौथा क्षेत्र जो है और जुड़ जाता है, जिसे जो है फिरंगी कहते हैं हम, विदेशी क्षेत्र कह सकते हो, विदेशी व्यापार कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले एक अर्थव्यवस्था के अंदर 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और अपने फिरंगी क्षेत्र, फॉरनर वाला, ठीक है। अभी हमने जो 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था उसमें केवल हमने 2 ही क्षेत्र पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं, इसलिए हमें जो है तीसरा और चौथा ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, जिसके अंदर परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो जो चौथा क्षेत्र होता है विदेशी क्षेत्र, उसको आप जो है विदेशी क्षेत्र से ही हम क्या करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि ये विदेशी व्यापार जो है क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है। तो एक विदेशी व्यापार की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, देखिए एक खुली अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का निर्यात और आयात होता रहता है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है खुली अर्थव्यवस्था। तो आपको गाइस सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था जो है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है बंद अर्थव्यवस्था और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करती है, इकोनॉमिक रिलेशन जो है नहीं करती है, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन उसका जो है नहीं रहता है, जो हमने 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं खुली अर्थव्यवस्था की, जिसके अंदर विदेशी क्षेत्र जो है आ जाएगा और विदेशी क्षेत्र अगर आएगा तो दूसरे देशों के साथ हम आयात भी करेंगे और दूसरे देशों के साथ हम निर्यात भी करेंगे। तो क्वेश्चन ये है आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। निर्यात का मतलब जब हम दूसरे देशों को गुड्स और सर्विसेज जो है देते हैं, और आयात मतलब जब हम दूसरे देशों से गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, निर्यात जो है, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्यात आय के कुल व्यय से प्रभावित होता है जिसका संतुलन स्तर का जीडीपी पर प्रभाव होता है। इसका क्या मतलब है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो निर्यात होता है उसका जीडीपी पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, जीडीपी के इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। ये लाइन आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। मैंने यहाँ पे केवल इतना ही लिखा है जितना आपको समझाने के लिए, ओपन बुक एग्जाम में लिखने के लिए आपके लिए कंपलसरी है। इतना तो लिखना ही लिखना है, साथ के साथ जो मैं बकवास बोल रहा हूँ वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
आपको ये ध्यान रखना है कि जो निर्यात होता है, मैंने क्या बोला, निर्यात हम दूसरे देशों को जब हम गुड्स और सर्विसेज देते हैं, तो क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज दूसरे देशों को दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो निर्यात होता है वो शेष विश्व के निर्णय पर जो है निर्भर करता है। मतलब दूसरे देशों पर जो है, दूसरे देशों के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी गुड्स और सर्विसेज खरीदना चाहते हैं। इस पे ये कह सकते हो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है भाई। जब वो डिमांड करेगा दूसरा देश तब हम उनको दे देंगे, अगर वो डिमांड नहीं कर रहा है तब हम उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो निर्यात होता है वो दूसरे देशों के डिसीजन पर जो है वो डिपेंड करता है। इसकी वजह से निर्यात जो है वो एक स्थिर राशि होती है। मतलब यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर जो हम निर्यात को जो है बिल्कुल कांस्टेंट मान लेंगे, उसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो दूसरे देश के डिसीजन पर डिपेंड करता है, कितना लेगा कितना नहीं लेगा, लेगा भी या नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन जो आयात होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, घरेलू निवासियों पर, डोमेस्टिक पर, ठीक है। ये हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि हम दूसरे देशों से कितनी गुड्स और सर्विसेज जो है बाय कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब यदि घरेलू आय में वृद्धि होती है, अगर आपकी डोमेस्टिक इनकम में इंक्रीमेंट होगी तो आयात में भी क्या होती है, तो आयात में भी जो है इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक कर्व से आपको अगर मैं समझाऊं कि निर्यात का कर्व कैसा बनेगा और आयात का कर्व कैसा बनेगा, तो आपको ये समझना है। देखिए, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट और यहाँ पर इंपोर्ट, दोनों मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया जीडीपी, ठीक है। क्योंकि निर्यात जो है वो एक स्थिर राशि है, कांस्टेंट, यहाँ इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, दूसरे देशों पर डिपेंड करती है, इसलिए ये जो है पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये तो हो जाएगा निर्यात। और कह रहा है जैसे जैसे आपकी घरेलू आय में वृद्धि होती है, जैसे जैसे आपकी घरेलू आय में वृद्धि होगी जीडीपी में, वैसे वैसे आपका जो है आयात भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए इसका जो कर्व है वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको आप एम से डिनोट कर सकते हो। ये किसका कर्व बन गया है? ये बन गया है आपका आयात का कर्व, ठीक है। ये किसका बन गया? आयात का। तो आपको शुद्ध निर्यात फलन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्थाएं 2 तरीके की होती हैं, बंद और खुली। खुली अर्थव्यवस्था वो होती है जो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करती है। जब एक खुली अर्थव्यवस्था के अंदर आयात निर्यात होता है तो उससे कुल व्यय जो है प्रभावित होता है, जिसका संतुलन जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ता है। निर्यात का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब क्या होता है, निर्यात का ग्राफ कैसा बनता है, आयात का ग्राफ कैसा बनता है, ये इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, उसने बोला शुद्ध निर्यात फलन। अभी हमने क्या पढ़ा? अच्छा, अब बात ये, पहले बात तो अभी हमने आयात पढ़ लिया, निर्यात पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है शुद्ध निर्यात फलन जो है वो क्या होता है। तो भैया कह रहा है शुद्ध निर्यात फलन जो है वो शुद्ध निर्यात और वास्तविक जीडीपी, इन दोनों के बीच में क्या करता है, फलनात्मक संबंध को दर्शाता है, ठीक है। मतलब कि पहले तो आपको शुद्ध निर्यात का मतलब पता होना चाहिए। शुद्ध निर्यात जो है वो निर्यात और आयात, इन दोनों का जो है डिफरेंस होता है, ठीक है। निर्यात और आयात के अंतर को क्या कहते हैं? निर्यात और आयात के अंतर को कहते हैं शुद्ध निर्यात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जीडीपी। तो इन दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करेगा उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं शुद्ध निर्यात फलन। अब ये फंक्शनल रिलेशनशिप ये कह सकते हो कि जब जीडीपी में इंक्रीमेंट होती है, जब जीडीपी में डिक्रीमेंट होती है, तो उसका इसका जो है कैसा रिलेशन रहता है, बढ़ता है घटता है, ये हम जो है यहाँ पर सीखते हैं। देखिए, आपको एक टेबल बनानी है जिसपे आप देखेंगे मैंने लिया है जीडीपी 0, 200, 400, 600, 900, 1200, ठीक है। निर्यात फिक्स है 200, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये दूसरे देशों के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि वो कितना करेंगे निर्यात, कितना गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे, इसलिए इसको फिक्स माना जाता है। और जो आयात है, जैसे जैसे जीडीपी में इंक्रीमेंट होती है वैसे वैसे आयात में भी क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट होती है। ऊपर अभी मैंने आपको बताया जीडीपी का मतलब घरेलू आय भी आप इसको कह सकते हो। अब मुझे शुद्ध निर्यात निकालना है, कैसे निकलता है? अभी मैंने आपको बताया निर्यात और आयात के अंतर को। तो 200 में से 0 गए, तो 200 में से 0 गए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -100 और ये आ जाएगा 125। तो यहां से आप देख रहे हैं, पहले तो ये क्या है, पॉजिटिव है,
उसके बाद ये 0 हो गया है और उसके बाद ये नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे जीडीपी में इंक्रीमेंट हो रही है और निर्यात फिक्स है, तो आप देख रहे हैं शुद्ध निर्यात पहले बढ़ता है, पहले घटता ही जा रहा है। ठीक है, पहले 200, 150, 100, 0 और क्या हो रहा है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है और अगर निर्यात फिक्स है तो शुद्ध निर्यात क्या होगा, शुद्ध निर्यात जो है वो डिक्लाइन होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है। शुद्ध निर्यात फलन शुद्ध निर्यात और जीडीपी इन दोनों के बीच में जो है फंक्शनल रिलेशनशिप को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, अच्छा जी, फंक्शनल रिलेशनशिप जो है यहाँ पर शो हो गया। अब इसको हम ग्राफिकली समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए, अभी मैं इसके लिए आपको 2 कर्व बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ऊपर वो बताया आयात और निर्यात का कर्व कैसे बनेगा। एक तो आपको ये बनाना है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे आयात लिख लीजिए, यहाँ पर निर्यात लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जीडीपी लिख लीजिए। इसी के नीचे एक और कर्व को जो है ड्रॉ कर लीजिए। ये आ गया यहाँ पर और ये आ गया यहाँ पर। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है शुद्ध निर्यात और यहाँ पे जीडीपी लिख लीजिए। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा पीछे कि भाई निर्यात का कर्व कैसे बनेगा। निर्यात का बनेगा कुछ इस तरीके से और आयात का बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया निर्यात, ये हो गया आयात। ठीक है, निर्यात को आप जो है इससे एक्स से कर दीजिए, आयात को आप एम से कर दीजिए। तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहां पर आप देखेंगे, ये जो कर्व ऊपर होता है मतलब वो ज्यादा है, निर्यात ज्यादा। इस पोर्शन पे क्या हो रहा है, आपका जो निर्यात है वो ज्यादा है आयात से। ठीक है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट होता है, इसका क्या मतलब है कि निर्यात और आयात दोनों ही आपस में क्या है, दोनों ही आपस में बराबर हैं। और इस पोर्शन पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला कर्व ऊपर जा रहा है, जोन सा कर्व ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आयात आपका ज्यादा है और निर्यात आपका कम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको शुद्ध निर्यात फलन का कर्व बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहां से ये आ गया, इधर जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन को जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट यहाँ पर एक्स एक्सिस को वो कर रहा है, यहां से आपको क्या कर देना है, यहां से आपको ड्रॉ कर देना है कर्व। यही जो कर्व ड्रॉ हो चुका है इसी को आप क्या बोलेंगे, इसी कर्व को आप बोलेंगे शुद्ध निर्यात फलन। ठीक है, ये हो गया आपका शुद्ध निर्यात फलन। ठीक है, अब उसने पूछा था कि भाई वो कौन कौन से कारक हैं शुद्ध निर्यात फलन में, किन किन कारणों से जो है खिसकाव आता है, वो हमें जो है बताइए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। 3 रीजन है जिसकी वजह से ये जो कर्व है, ये कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे शिफ्ट होगा वो भी मैं भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये क्वेश्चन का गारंटी है, 100% कंपलसरी है, रिपीट होगा ही होगा। तो सबसे पहले कह रहा है विदेशी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि जब विदेशों की जो जीडीपी है, विदेशों की मतलब दूसरे देशों की, जब दूसरे विदेशों की जीडीपी में जब इंक्रीमेंट होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, विदेशों में हमारे जो गुड्स होते हैं, हमारे जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने, अगर विदेशों की जीडीपी में इंक्रीमेंट होगी तो जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं, डोमेस्टिक गुड्स जो होते हैं उनकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी उनके देश में। अब जब उनकी डिमांड जब बढ़ेगी, वो हमारी, जब उनकी जीडीपी बढ़ेगी तो वो हमारी गुड्स और सर्विसेज क्या करेंगे, खरीदना चाहेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो निर्यात है वो क्या हो जाता है, निर्यात आपका बढ़ जाता है। और उससे अभी मैं शिफ्ट करके भी दिखाऊंगा क्या होता है। और इसका वाइस वर्सा भी होगा, अगर जीडीपी कम हो जाएगी तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, निर्यात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद आता है सापेक्षिक अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो दूसरे देशों की जो गुड्स है, दूसरे देशों के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस है वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। क्या है, मान लीजिए एक तो है इंटरनेशनल मार्केट और एक है डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब विदेशी, दूसरा देश, और डोमेस्टिक मतलब हमारा। तो अब यहां पर आपको समझना है, मान लीजिए एक ये गुड्स है ए, ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये गुड्स 50 रुपए का है, ठीक है, और डोमेस्टिक के अंदर यही गुड्स 30 रुपए का है, ठीक है। तो भैया ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा अगर ये गुड्स खुद बना रहा है तो 50 का मिल रहा है, ठीक है, या 50 रुपए का बन रहा है इसको, और डोमेस्टिक में ये 30 का मिल रहा है। अगर ये इस गुड्स को खुद ना बनाकर दूसरे देश से वो कर ले, खरीद ले, निर्यात कर ले, इसका आयात कर ले, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आयात और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से निर्यात। अगर ये देश इस देश को क्या कर दे, ये गुड्स दे दे, क्योंकि इसको तो 30 रुपए का पड़ रहा है और इसको 50 रुपए का पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे निर्यात बढ़ जाएगा इस देश का, ठीक है, और इसका शुद्ध निर्यात फलन क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी उल्टी सिचुएशन ले, इसकी उल्टी सिचुएशन, ये ए गुड्स है, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे अब 30 रुपए का है और ये 50 रुपए का है। अब ये देश इससे नहीं खरीदेगा, क्यों, क्योंकि जब ये तो खुद ही 30 का बना रहा है और ये डोमेस्टिक वाला कितने का दे रहा है, यही गुड्स, ये डोमेस्टिक वाला यही गुड्स 50 रुपए का दे रहा है। तो कहने की बात यहाँ पर ये है, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, जब जिस गुड्स के प्राइस जिस देश के अंदर सस्ते होते हैं, जैसे डोमेस्टिक के अंदर सस्ता है तो हर देश जो है दूसरे देश से खरीदना चाहेगा। अगर वो गुड्स की वैल्यू जो है उसकी ज्यादा हारी है एज कंपैरिजन टू दूसरे देश से, तो वो दूसरे देश से खरीद लेता है उस चीज को। जैसे कि यहाँ पर ये वाला देश क्या करेगा, ये इस वाले देश से खरीद लेगा, क्योंकि ये 50 का बना रहा है, वो 30 का बना रहा है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू सस्ती आ रही है दूसरे देश से, तो वो नहीं खरीदता, ठीक है। तो अगर ये वाला केस है तो आप क्या होगा, यहाँ पर इस वाले केस से निर्यात आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली विनिमय दर जो होती है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था विनिमय दर वगैरह क्या होती है, तो आपने वो क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। तो जब विनिमय दर में चेंज आता है, उससे भी आपका निर्यात में और आयात में जो है फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये शिफ्ट कैसे होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, शिफ्टिंग कैसे होती है इसके अंदर। देखिए ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको करना है। जब निर्यात बढ़ेंगे, इन 3 रीजन की वजह से जब निर्यात बढ़ेंगे, तो आपका जो निर्यात का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका निर्यात। अब ये इसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं से क्या करना है आपको, यहीं से आपको परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है, ठीक है। और जहां पर भी ये आ रहा है वहीं से आपको क्या कर देना है, वहीं से आपको एक न्यू शुद्ध निर्यात फलन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये ओल्ड वाला हो गया आपका, यहां पर देखेंगे ये ओल्ड वाला हो गया और ये न्यू वाला हो गया। तो ये जो कर्व है ये शिफ्ट हो गया कुछ इस तरफ। क्या रीजन है इसके, ये 3 रीजन है। इन 3 रीजन की वजह से क्या होता है, आपका शुद्ध निर्यात फलन जो है वो खिसक जाता है, ठीक है। मे बी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सा कर्व बनाना है, क्यों बनाना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा घोल कर आपको पी जाना है। इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन है इरविंग फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है 1000 बार रिपीट होया हुआ है, और इस बार भी इसकी जो है पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा है एग्जाम में रिपीट होने की। और सबसे अच्छी बात यह है, बच्चों का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ऊपर से जाने वाला टॉपिक है। आखिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है ये, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इरविंग फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारे एक महारथी हैं जिनका नाम है इरविंग फिशर, ठीक है। इन्होंने क्या करा था 16th सेंचुरी में, कब, इन्होंने 16th सेंचुरी में जो है एक थ्योरी दी जिसका नाम है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। कौन सी सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, ठीक है। मनी पे थ्योरी दी थी इनका, जिनका नाम है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। अब इन्होंने जो है क्या थ्योरी दी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहले किताबी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ऊपर से तो जाएगी वो तो मुझे पता ही है, बट फिर भी एक बार पहले थोड़ा रीड करते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फिशर के अनुसार अन्य बातें सामान्य रहने पर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, अन्य बातें सामान्य रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी हो जाती है तो सामान्य मूल्य स्तर भी दुगना हो जाएगा। क्या बोला इसने कि अगर मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें हम, तो सामान्य मूल्य स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का जो मूल्य है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है बस यहीं तक समझना है, ठीक है। यहां तक आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। 3 वर्ड इन्होंने यहां पर यूज करे हैं।
मुद्रा की मात्रा, सामान्य मूल्य स्तर और मुद्रा का मूल्य। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि अगर मुद्रा की मात्रा अगर हम दुगनी कर दें तो उससे जो है सामान्य मूल्य स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा, या इसका उल्टा भी कह सकते हो आप कि यदि हम मुद्रा की मात्रा को आधी कर दें या तो सामान्य मूल्य स्तर भी आधा हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। ठीक है, यहां से समझना चाहो यहां से समझ लो, या इतना समझना चाहो इतना समझ लो, बात एक ही कह रहा है ये। इसको यहां से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये क्या कह गया, ये बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतना तो मुझे पता है आपको कितना समझ आता है और मुझे कितना समझाना आता है। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई जैसे कि आप प्रैक्टिकली सोचो अब कि भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो जो चीज हम जो है खरीदते हैं, जो चीज हम खरीदते हैं उससे क्या होता है, उससे मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। मतलब कि जो चीज हम पहले जितने रुपए में हम खरीदते थे, ठीक है, जो चीज पहले हम जितने रुपए में खरीदते थे, मान लीजिए 1970 में, 1975 में, 1980 में जो चीज हम जितने रुपए की खरीदते थे, क्या वही चीज आज उतने रुपए की आ जाती है? नहीं, वो चीज आज उतने रुपए की नहीं आती है। ठीक है, सेम चीज मान लीजिए पहले जो है मान लीजिए कि चलो 2 रुपए किलो मान लो अगर चावल मिलते थे, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 1965 में। ठीक है, क्या वही 2 रुपए किलो चावल, 1 किलो चावल 2 रुपए के, क्या वही 1 किलो चावल आज 2 रुपए में आ जाएंगे? नहीं, आज वही 1 किलो चावल 40 रुपए के आएंगे कम से कम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि आपकी जो मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। क्वांटिटी सेम ही है, क्वांटिटी पहले भी 1 किलो आ रही थी, क्वांटिटी अब भी 1 किलो आ रही है, लेकिन पहले वही चीज 2 रुपए की आ रही थी, लेकिन अब वही चीज क्या आ रहा है, अब वही चीज आपकी 40 रुपए की आ रही है। सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि मनी की जो परचेजिंग पावर है वो आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है। मनी पहले उसी चीज को 2 रुपए में खरीद लेती थी और अब मनी उसी चीज को जो है 40 रुपए में खरीद पा रही है। तो उसको क्या कहते हैं, आपकी मनी की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी मनी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय मुद्रा की क्रय शक्ति है। मैंने बोला आपकी जो मनी की जो वैल्यू है, मुद्रा का मूल्य मतलब मनी की वैल्यू, उसका मतलब क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति से है, मतलब मुद्रा की परचेजिंग पावर से है। कीमत, अच्छा, और जो कीमत स्तर का अभिप्राय, ऊपर जो वर्ड कह रहा है कीमत स्तर का अभिप्राय वस्तु के सामान्य मूल्य स्तर से है कि वस्तुएं कितने रुपए की जो है बिक रही हैं। इस प्रकार जब मूल्य स्तर बढ़ जाता है, जब आपका प्राइस बढ़ेगा, जब महंगाई बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। जैसे ही महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने से क्या होगा, आपकी मनी की जो परचेजिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि ये क्या कह रहा है। इसको अभी एक एग्जांपल से समझेंगे, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, सब ऊपर से गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, ये जो फिशर हैं इन्होंने क्या करा है, इस थ्योरी का एक समीकरण दिया है जिसका फॉर्मूला है P = mv + m1v1 अपॉन में t। यहाँ पर जो है 2 चीजें आपको समझनी है, एक तो है जी 3 चीजें आपको समझनी है। एक तो है सामान्य मूल्य स्तर, ठीक है, एक तो है यहाँ पर ये कि वही वो गुड्स और सर्विसेज का प्राइस जो है वो कितना है। मुद्रा की मात्रा, दूसरा क्या है यहाँ पर, मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी। अब मुद्रा की मात्रा के अंदर 2 चीजें हैं कि भाई एक तो हमारे पास खुद का पैसा जितना है, ठीक है, जितना हमारा खुद का पैसा है वो, और दूसरा जितना भी हमने उधार का पैसा है वो। क्वांटिटी का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू है, कितना पैसा है। तो इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो खुद का और दूसरा उधार का। एक तो ये आपको समझना है, एक ये आपको समझना है, और तीसरी चीज आपको क्या समझना है, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य, ये आपको जो है यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्वांटिटी हो गया, ये हो गया, मुद्रा का मूल्य, इसको आप डिनोट करेंगे P से। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/P। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 1/P। ठीक है, और मुद्रा की मात्रा के अंदर 2 चीजें आती हैं, खुद का पैसा और उधार का। सामान्य मूल्य स्तर, प्राइस, वो गुड्स और सर्विसेज कितने के हैं। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले का एग्जांपल लिखना है कि ये क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, ये P क्या है, P से तो वही है प्राइस लेवल। M का मतलब क्या है, M का मतलब है जी आपका खुद का पैसा, M का मतलब आपका खुद का पैसा। तो M1 का मतलब क्या होगा,
M1 का मतलब होगा उधार का पैसा, ठीक है। और उसके बाद है V का मतलब क्या है? V का मतलब होता है जी वेलोसिटी, ठीक है, गति। किसकी गति? पैसे आने की। कौन से पैसे आने की? खुद के पैसे आने की। बिल्कुल ऐसे ही V1 वेलोसिटी किसकी? V1 का मतलब उधार का पैसे आने की वेलोसिटी, कि पैसा कितनी गति से आ रहा है आपके पास, मंथली आ रहा है, क्वार्टरली आ रहा है, किस गति से आ रहा है, ठीक है। और है फिर T क्या है? T है जी यहाँ पर लेन देन की संख्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, ठीक है। आपकी बुक वगैरह में ये भी लिखा हो सकता है, जो मैंने खुद का पैसा लिख दिया है, यहाँ पर आपको लिखना है चलन में मुद्रा की मात्रा। क्या लिखना है? चलन में मुद्रा की मात्रा। और इधर जो मैंने उधार लिख दिया है, यहाँ पर आपको लिखना है साख चलन की मात्रा, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब होता है मुद्रा चलन की वेग गति। वेलोसिटी को वेग गति कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और इधर तो सौदों की संख्या भी लिख सकते हो, लेन देन की संख्या भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या थ्योरी है, ठीक है। देखिए यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए मेरे पास जो खुद का पैसा है वो है 5000, ठीक है। और जो वेलोसिटी है मतलब वेग गति वो है 5। मेरे पास जो उधार का पैसा है वो है 10,000, ठीक है। और जो वेलोसिटी है इसकी वो है 3, मतलब आने की गति। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो नंबर है वो है मान लीजिए 20,000, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और देखते हैं कि प्राइस लेवल जो है वो क्या आता है, ठीक है। P इज इक्वल टू 5,000 इंटू में 5 प्लस 10,000 इंटू में 3 अपॉन में 20,000, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका 25,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2.75। क्या आ गया? ये प्राइस की वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या निकालना है? मुद्रा का मूल्य। यहाँ पर मुद्रा का मूल्य भी निकाल लेंगे। मुद्रा का मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में P। तो 1 अपॉन में P, ये भी मैं यहाँ पर निकाल रहा हूं। 1 अपॉन में 2.75 इज इक्वल टू 0.36, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अब क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कि अगर हम मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें, अगर हम मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें और बाकी अन्य सभी बातें सामान्य रहें, तो हम मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि पहले मेरे पास 5,000 थे, अब कितने कर दो? 10,000। और उधार वाला कितना था? 10,000, इसको कर दीजिए 20,000। बाकी किसी चीज में कोई भी चेंज नहीं, बाकी जो चीज पहले जैसी थी वो अब भी वैसी की वैसी रहनी चाहिए। ये हो गया 20,000। अब देखिए अब क्या होगा, प्राइस लेवल देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है? 10,000 इंटू में 5 प्लस 20,000 इंटू में 3 अपॉन में 20,000, ठीक है। तो P यहां पर निकालेंगे 50,000 प्लस 60,000 अपॉन में 20,000। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 5.50, ठीक है। और बिल्कुल सिमिलरली 1 अपॉन में P निकालेंगे, 1 अपॉन में 5.5, ये आ जाएगा 0.18। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, यहाँ पर जो है सारा का सारा मुद्दा क्लियर करना है आपको, ठीक है। 4 मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इन चारों को समझना है कि अब वो क्या कह रहे थे। इरविंग फिशर का ये मानना है कि अगर हम मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें, अगर हम मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें, जैसे कि 5 का 10,000 कर दिया, 10 का 20,000 कर दिया, तो उससे क्या होता है? उससे आपका जो सामान्य मूल्य स्तर है, जो जनरल प्राइस लेवल है आपका, जैसे कि ये, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी दुगना हो जाएगा। देखिए यहां पर आ रहा था 2.75 और यहां पर कितना आ रहा है? 5.50। इसका जो है डबल है ये, ठीक है। अगर कब हुआ ये डबल? अगर मुद्रा की मात्रा जो है हमने क्या कर दी? दुगनी कर दी, ठीक है। और वो कह रहे हैं जो मुद्रा का मूल्य है वो आधा हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे निकाला तो ये कितना आ रहा है? 0.36 और यहाँ पर मैंने निकाला तो कितना आ रहा है? तो आ रहा है 0.18। आप देख ही रहे हैं ये इसका क्या है? ये इसका आधा है। तो भैया मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या कहता है? मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ये कहता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, कि अगर हम मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें, अगर हम मुद्रा की मात्रा को जो है दुगना कर दे, तो आपका प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा रिलेशन है? यहाँ पर आपका
प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा संबंध है प्रत्यक्ष। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आप मुद्रा की मात्रा को जो है दुगना कर दें तो इससे आपका जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य ये आपका आधा हो जाएगा। ये क्या कहता है, ये कहता है इरविंग फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। गाइस आपको इसका समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बच्चों का जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद आपको इसकी आलोचनाएं जरूर पढ़नी है। ठीक है, आलोचनाएं एग्जाम में कंपलसरी है, इसकी आनी ही आनी है। देखिए आलोचनाएं के अंदर सबसे पहले क्या कह रहा है कि फिशर द्वारा बताया गया समीकरण उन कारणों की व्याख्या नहीं करता जो मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करते हैं। मतलब कि ये नहीं बताता कि जो मुद्रा का मूल्य है उनको जो भी कारण जो उसको निर्धारित करते हैं उसके बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। आलोचनाएं इसकी सीमाएं भी आप कह सकते हो, इसकी लिमिटेशन हमें बतानी है कि ये जो फिशर ने जो समीकरण दिया है, जो भी थ्योरी बताई है मुद्रा के बारे में, उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले लिमिटेशन यही है। दूसरा, ये सिद्धांत अव्यवहारिक और अतर्कसंगत मान्यताओं पर आधारित है। इसका क्या मतलब है गाइस, इसकी जो है कुछ मान्यताएं होती हैं, आप 10 ईयर वगैरह में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसी मान्यताओं को लिया गया है जो बिल्कुल ये कह सकते हो अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकली लाइफ में उसको जो है नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा, ये सिद्धांत जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति की मान्यता पर आधारित है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आपको भी पता होना चाहिए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकती है। ये समीकरण इस समीकरण में ये माना गया है कि मूल्य में परिवर्तन केवल मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के कारण ही होता है। यहाँ पर क्या माना गया है कि जो प्राइस के अंदर जो चेंज आएगा वो केवल किसके कारण आएगा, मुद्रा की मात्रा अगर दुगनी हो जाएगी, केवल ये यहाँ पे अज्यूम किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मुद्रा का जो मूल्यों में जो परिवर्तन होता है वो केवल मुद्रा की मात्रा की वजह से नहीं, और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मूल्यों में परिवर्तन आगे आता है। बट यहाँ पर उन चीजों को टोटली इग्नोर किया गया है। ये मूल्य तथा उत्पादन के चक्रीय परिवर्तन की व्याख्या जो है उसको भी नहीं बताता है। ये जो है एक पक्षीय सिद्धांत है, क्योंकि ये मुद्रा की मांग को स्थिर मान लेता है। ये क्या करता है, डिमांड फॉर मनी को क्या मान लेता है, स्थिर मान लेता है, कांस्टेंट मान लेता है। इसलिए इसको जो है वन साइडेड थ्योरी कहते हैं। ये केवल उन दिशाओं में लागू होता है जब अन्य बातें सामान्य रहें। पहले ही उसने शुरू में बोल दिया था कि भाई अन्य बातें सामान्य रहने का क्या मतलब है, जो जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अन्य बातें कभी भी सामान्य नहीं रहती हैं, ये वास्तविक जीवन में संभव नहीं होता है। और इसने मुद्रा के मूल्य संचय के कार्य को भुला दिया है। मतलब कि यहाँ पर यह अज्यूम किया गया है कि बनने के बाद जितनी भी मुद्रा है वो सबको खर्च कर रहा है, वो सबको क्या कर रहा है, वो सबको खर्च कर रहा है। जबकि मैं आपने मुद्रा वाला चैप्टर पर, अगर मैं आपको बता दूं मुद्रा का जो कार्य होता है, हम सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करते हैं, हम सेविंग भी करते हैं। मूल्य संचय कार्य का मतलब पैसे को सेव करना। तो यहाँ पे पैसे को सेव करने वाली बात को टोटली इग्नोर किया गया है। यहाँ पर ये अजम्पशन है इसकी कि बंदे के पास जितना भी पैसा है वो सबको खर्च कर रहा है, वो अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा है। तो ये इसकी 8 जो है इसकी कमियां हैं, इसकी आलोचनाएं हैं, इसकी सीमाएं हैं। इसकी आलोचनाएं एग्जाम के अंदर कंपलसरी है, आती ही आती है। ये 8 मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल लिख दिया है। ठीक है, आपकी 10 ईयर वगैरह में देख लीजिएगा, बट इन 8 पॉइंटों को जैसा मैंने लिखा है अपनी लैंग्वेज में उतना तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, इरविंग फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। में भी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बच्चों का बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत बारी बच्चों ने ये मेरे से पूछा है। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और छोटा है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा और बहुत ही बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में 1000 बारी आया हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का वर्णन कीजिए। ये आपको पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा आराम से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है, यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। व्यष्टि जो है वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इस चीज पर डिस्कशन करता है, एक इकाई के रूप में वहां पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वहां पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के ऊपर बात नहीं की जाती, वहां पर जो है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का, होल इकोनॉमी की जो है बात की जाती है। वहां पर जो
जो है उपभोक्ता और उत्पादक नहीं, वहां पर जो है रोजगार का स्तर, बेरोजगारी का स्तर, आय का स्तर, इन सब चीजों के ऊपर जो है बात की जाती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वो शाखा है जहां पे होल इकोनॉमी का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। सिंपल रूप में आप ये समझ सकते हो कि भाई जब एक पेड़ की बात होती है तो व्यष्टि की बात हो रही है, और जब पूरे जंगल की बात हो रही होती है तो हम समष्टि अर्थशास्त्र की जो है बात कर रहे होते हैं। तो अब समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे क्या हैं, ये इनकी क्या क्या समस्याएं, किस चीज पर ये जो है डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो मुद्दा है वो है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। सबसे पहला क्या होता है कि भैया देखो होता क्या है, जो आर्थिक नीति होती है, जो आर्थिक नीति होती है, सबसे पहले तो कहां पे समष्टि अर्थशास्त्र जो है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होता है। अब जो सरकार की जो आर्थिक नीति होती है, इसको समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा क्यों कहा गया है? इसको समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा इसलिए किया गया है क्योंकि जो आर्थिक नीति होती है उसका जो संबंध है वो एक व्यक्ति से नहीं होता, उसका जो संबंध है वो व्यक्तियों के समूह से होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स से होता है, या ये कह सकते हो पूरे के पूरे समाज से होता है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आर्थिक नीति का जो निर्माण है इसको क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है इसका संबंध एक व्यक्ति से ना होकर ग्रुप ऑफ पर्सन से है। दूसरा, राष्ट्रीय आय के निर्धारण में सहायक होता है। ये तो हम प्रीवियस वीडियो में जानते ही हैं कि भाई राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन वगैरह होती है इसकी किसमें होती है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। रोजगार के सिद्धांत में जो है ये हेल्प करता है, इसकी ये समस्या है, ये कह सकते हो। ये देखना पड़ता है कि जो रोजगार है वो किन किन तत्वों पर जो है निर्भर करता है, और हम कैसे अपनी आर्थिक नीति को अपनाकर देश में जो है रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर देखी जाती है। मुद्रास्फीति को जो है ये नियंत्रण करता है। मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है? गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ना, मतलब महंगाई, सिंपल सी बात है। तो महंगाई को कंट्रोल में करके रखना ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का जो है उद्देश्य होता है, आर्थिक मुद्दा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं का मतलब अपना दूसरे देशों के साथ, दूसरे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसका उपभोग का स्तर, उसका बचत का स्तर, उसका निवेश का स्तर, इन सब चीजों के बीच में कंपैरिजन करना, ये सब भी क्या है? अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का जो है आर्थिक मुद्दा होता है। बात करें 6th क्वेश्चन की, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक। साथ के साथ इसका जो लास्ट मुद्दा है वो क्या है? जितनी भी आर्थिक समस्याएं होती हैं, लाइक राष्ट्रीय आय की समस्या, रोजगार की समस्या, उत्पादन की समस्या, इन सभी समस्याओं को जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या किया जाता है? उनका हल निकाला जाता है, उनके लिए जो है सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये एक छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 1000 बारी आया हुआ है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से कर जाना है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और उसके मुद्दे क्या क्या हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 4th और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है वो बच्चों का, सामूहिक पूर्ति धक्का क्या है? इसके नाम से ही आपको धक्का लग गया है। एग्रीगेट सप्लाई शॉक जो है क्या होता है? ये कीमत स्तर व वास्तविक जीडीपी को किस तरीके से प्रभावित करता है? गाइस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोल कर आपको पी जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंपलसरी है, आना ही आना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस वीडियो के अंदर जो 5 क्वेश्चन है, आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बिल्कुल हाथों पे रटे होने चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि सामूहिक पूर्ति धक्का आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है? सामूहिक पूर्ति धक्का से अभिप्राय कीमत स्तर के अलावा, देखिए कीमत स्तर के अलावा अन्य कारकों में, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है, कीमत स्तर के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण समग्र पूर्ति में परिवर्तन से है। मतलब कि ये क्या कहेगा, आपके ऊपर से गया होगा, इतना तो मुझे पता ही है। ये कह रहा है कि भाई जब कीमत स्तर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, कीमत स्तर जैसे थी वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, और जब किसी अन्य कारक में जब परिवर्तन होता है, और जब अन्य कारकों में परिवर्तन होने से समग्र पूर्ति के अंदर चेंज आएगा, तो उसी चेंज को क्या बोलते हैं? उसी चेंज को हम समग्र पूर्ति धक्का जो है कहते हैं। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन किसकी वजह से आया है? वो आया है अन्य कारकों की वजह से, ठीक है। अब इस अन्य कारकों के अंदर क्या आता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अन्य कारकों में
आगत देखिए, आगत कीमतों में परिवर्तन, एक तो ये आता है और दूसरा क्या आता है, तकनीकी विकास से उत्पादकता में वृद्धि। दो चीजें बोली हैं उसने। ये कह रहा है कि कीमत स्तर पहले जितना था अब भी उतना ही रहना चाहिए, और जब केवल अन्य कारकों में चेंज होने से जब समग्र पूर्ति के अंदर चेंज होता है तो उसे एग्रीगेट सप्लाई शॉक कहते हैं। और अन्य फैक्टर कौन कौन से हैं, दो फैक्टर हैं, आगत कीमतों में परिवर्तन और तकनीकी विकास से जब टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, आपकी नई टेक्नोलॉजी आती है और जब आपसे उससे आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, उसको शामिल किया जाता है। यदि इनमें परिवर्तन होने से समग्र पूर्ति घटती है तो इसे ऋणात्मक समग्र पूर्ति धक्का कहते हैं, और अगर इनमें परिवर्तन होने से समग्र पूर्ति बढ़ती है तो इसे धनात्मक सामूहिक पूर्ति धक्का कहते हैं। ठीक है, दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इन दो फैक्टरों में चेंज आने से अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एग्रीगेट सप्लाई शॉक। ठीक है, लेकिन अगर इनमें चेंज आने से आपका समग्र पूर्ति घट रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एग्रीगेट सप्लाई शॉक। ठीक है, तो भैया उसने दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई शॉक के अंदर चेंज आ सकता है, आगतों की कीमतों में परिवर्तन और उत्पादकता में परिवर्तन, इन दोनों की वजह से जो है चेंज आता है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली हम समझेंगे कि कैसे इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। साथ के साथ उसने बोला ये कीमत स्तर और वास्तविक जीडीपी को कैसे प्रभावित करता है, इसका भी आंसर हम देखते हैं। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आगतों की कीमत। ठीक है, दो उसने बोले हैं, एक तो आगतों की कीमत और तकनीकी विकास से उत्पादकता। तो भैया यहाँ पर आपको लेना है, देखिए यहाँ पर आपको लेना है वाई एक्सिस, यहाँ पर आपको लेना है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अगर देखिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समग्र पूर्ति का कैसे बनता है। आपको ये ध्यान रखना है जो इसका कर्व है वो बनता है कुछ इस तरीके, इसको कहते हैं SRAS। अब ये क्या है जी, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, अल्पकालीन सामूहिक पूर्ति। ठीक है, SRAS इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो दो केस होते हैं इसके अंदर, अगर आपकी आगतों में कमी आ रही है और अगर आपकी आगतों में वृद्धि हो रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कमी का, कि आगत मतलब इनपुट से जो भी लाइक रॉ मटेरियल वगैरह होता है, ये सारी चीजें। तो अगर उससे आपकी कमी आ रही है तो आप इससे क्या होगा, जब आपको भाई मान लीजिए पेन है, इसका रॉ मटेरियल क्या है, इसकी इंक है, इसके अंदर रिफिल वगैरह, ये सब इसका जो है रॉ मटेरियल वगैरह है। जब ये आपको सस्ता मिलेगा तो ये आपका सस्ता बनेगा और इससे सप्लाई ज्यादा होगी। पूर्ति में हमने 11th क्लास में भी, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा भाई, जब आपको सस्ता पड़ेगा तो उससे सप्लाई बढ़ती है। तो अगर अभी हम पढ़ रहे हैं कमी का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कुछ इस तरीके से बनता है। तो अगर आगतों की कीमतों में कमी आ रही है तो उससे क्या होगा, उससे ये जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसको लिखेंगे SRAS1। कब होगा, अगर आगतों की कीमतों के अंदर क्या आ रही है, अगर आगतों की कीमतों में कमी आ रही है। यहां पर आपको लिखना है जीडीपी और यहां पर आपको लिखना है कीमत स्तर। ठीक है, लेकिन अगर आगतों की कीमतों में वो वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वृद्धि होने से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्रति इकाई लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मान लीजिए पहले तो ये ऐसे था। ठीक है, जब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने से ये जो है कुछ इस तरीके से इस तरफ खिसकेगा, SRAS1। अब की बार ये बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर ये कहां हो रहा है, दाईं तरफ, और यहां पर कहां हो रहा है, बाईं तरफ। कब हो रहा है, अगर आगतों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्यों हुआ दाईं तरफ और क्यों हुआ बाईं तरफ, ये आपको पता होना चाहिए। जब आगतों की कीमतों में कमी होती है तो उससे आपका प्रोडक्ट ये कह सकते हो सस्ता बन जाता है, जिससे सप्लाई में इंक्रीमेंट होती है, और जब वृद्धि होती है तो आपका प्रति इकाई कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे आप सप्लाई कम कर देते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आगतों की कीमत। अब आती है बात दूसरा था उत्पादकता में परिवर्तन। अब ये क्या दिक्कत है जी, इसको समझते हैं। इसके अंदर भी दो केस होते हैं, एक तो आपकी उत्पादकता में कमी और दूसरा आपकी उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, तो उत्पादकता में कमी और उत्पादकता में वृद्धि जो है कब और कैसे होगी। अगर आपके पास
नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से आपकी जो उत्पादकता है वो बढ़ रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर SRAS पहले ये था, अगर आपकी उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, टेक्नोलॉजी आपके पास अच्छी आ गई, वृद्धि हो रही है अगर, तो ये आ जाएगा जी कुछ इस तरफ, ठीक है, SRAS1 इस तरफ खिसकेगा दाईं तरफ, ठीक है। कब? अगर वृद्धि हो रही है उत्पादकता के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपकी उत्पादकता के अंदर जो है कमी हो रही है तो कैसे बनेगा, देखिए ये हो गया SRAS, और अगर कमी हो रही है उत्पादकता में तो ये बनेगा जी कुछ इस तरफ, ठीक है। यहां पर ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा बाईं तरफ, ठीक है। कब? जब उत्पादकता में कमी हो रही है। उत्पादकता में कमी कब होगी, जब आपकी टेक्नोलॉजी जो है ये कह सकते हो पुरानी हो जाएगी, ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाएगी आपकी टेक्नोलॉजी, उस वजह से जो है आपकी उत्पादकता में कमी हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, कर्व उल्टे बने हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, वृद्धि में इस तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पर वृद्धि में इस तरफ, ठीक है। उत्पादकता में जब वृद्धि हो रही है तो दाईं तरफ, लेकिन जब आगतों की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो ये इस तरफ हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, उल्टे बने हैं। इसमें जब कमी आ रही है तो ये इस तरफ जा रहा है, लेकिन जब इसमें कमी आ रही है तो उस तरफ जा रहा है। तो कर्व वैसे ही है, यहाँ पे भी जीडीपी आएगा, यहाँ पे भी जीडीपी आएगा, यहाँ पे कीमत इस तरह आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बनाना उल्टा है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से सामूहिक पूर्ति के अंदर चेंज आता है। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर वृद्धि हो रही है तो क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई शॉक है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव सप्लाई शॉक है, ठीक है। उसने बोला ये जीडीपी को कैसे इम्पैक्ट करता है, देखिए तो जीडीपी को ये कैसे इम्पैक्ट करता है, ये सच इन दोनों के लिए बता दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है ये जीडीपी को कैसे इम्पैक्ट करता है, देखिए तो यहां पर ये, तो देखिए यहां पर कैसे, यहाँ पे लिख लीजिए पहले आप कीमत स्तर, और ये क्वेश्चन कंपलसरी है आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। कीमत स्तर, अब देखिए भाई अभी हमने पढ़ा कैसे बनता है शॉर्ट रन, ये बनता है कुछ इस तरीके से, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है, एग्रीगेट डिमांड बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जहां पर भी डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। ये बात आपको खोलकर पी जानी है। जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में कट करते हैं तो ये हो गया प्राइस और ये हो गया क्वांटिटी, और इसको नाम दे दीजिए ई, ठीक है। दो तरीके के केस पढ़ते हैं। अगर इसमें इंक्रीमेंट हो रही है, वृद्धि अगर हो रही है, तो ये मान लीजिए ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही है, और वृद्धि कब होगी वो पर हम पढ़ ही चुके हैं। अगर उत्पादकता में वृद्धि हो रही है या आगतों की कीमतों में कमी आ रही है तो वृद्धि हो जाएगी। अब ये डिमांड कर्व को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अब ये डिमांड कर्व को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, देखिए इसकी वजह से ये आ गया यहाँ पर, प्राइस में तो हो गई कमी, और जीडीपी में क्या हो गई, वास्तविक जीडीपी में हो गई वृद्धि, ठीक है। लेकिन उसका उल्टा भी केस हो सकता था। मान लीजिए ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, और ये हो गया आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर क्या हो जाता है, वहीं पर आपका जो है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। ये हो गया ओपी, ये हो गया ओक्यू, और ये हो गया ई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने वृद्धि करी, कमी भी हो सकती है, तो कमी होगी तो इस तरफ आ जाएगा SRAS1, और अब ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसको, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीडीपी में कमी, और प्राइस में क्या हो गया, कीमत स्तर में इंक्रीमेंट हो गई, और ये यहां पर, ठीक है। तो जीडीपी को किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है, ये आपको जो है ये वाले कर्व बनाकर आने हैं। ये 6 के 6 कर्व आपको बनाकर आने हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि सप्लाई शॉक क्या होता है और ये जीडीपी को, वास्तविक जीडीपी को, कीमत स्तर और वास्तविक जीडीपी को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो ये 6 के 6 कर्व आपको जो है बनाकर आने हैं, घोल कर आपको पी जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। 5वां और लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है जी, राजकोषीय नीति का क्या अर्थ होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, राजकोषीय नीति के क्या क्या उपकरण है या क्या क्या हथियार हैं, ये भी आप इसको कह सकते हो।
और अर्थव्यवस्था में जब मंदी काल चल रहा होता है और जब तेजी काल चल रहा होता है तो सरकार जो है इन हथियारों को, इन उपकरणों का किस प्रकार जो है उपयोग करती है। राजकोषीय नीति की क्या क्या सीमाएं हैं। गाइस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका 1000 बारी आया हुआ है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये, जहां पर भी आपको राजकोषीय दिख जाए, जहां पर भी आपको फिजिकल वर्ड दिख जाए, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा समझ लेना है कि इसका जो चक्कर है वो सरकार से है। राजकोषीय सीधा का मतलब राजकोषीय, फिजिकल का मतलब सरकार। तो राजकोषीय नीति का क्या मतलब होता है? राजकोषीय नीति का ये मतलब होता है, कह रहे हैं जी जो सार्वजनिक आय होती है, सरकार की जो आय होती है, जो सरकार का व्यय होता है, उसके नियंत्रण के लिए और उसके निर्देशन के लिए उससे संबंधित जो भी नीति बनाई जाती है, जो भी सरकारी नीति होती है, उसको जो है राजकोषीय नीति कहते हैं। किस किस की? सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, इसके नियंत्रण और निर्देशन से संबंधित जो भी सरकारी नीति बनती है उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। सरकार आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के अनुरूप राजकोषीय नीति को निर्धारित करती है। क्या बोला उसने? एक तो उसने बोला है आर्थिक और दूसरा उसने बोला है सामाजिक। देखो सरकार के जो है बहुत सारे आर्थिक उद्देश्य होते हैं और बहुत सारे सामाजिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? राजकोषीय नीति को निर्धारित करती है कि आखिर कैसे मेरे जो समाज के प्रति है, जो भी देश के प्रति जो भी मेरे आर्थिक और जो भी मेरे सामाजिक उद्देश्य हैं, उनको जो है कैसे फुलफिल किया जाए। उसी को फुलफिल करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको राजकोषीय नीति जो है कहा जाता है। जैसे कि आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि दो तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है विकसित देश कह सकते हो, और एक होते हैं अल्प विकसित देश, ठीक है। अर्थव्यवस्था को तो छोड़ो, एक तो होते हैं विकसित देश और एक होते हैं अल्प विकसित देश। तो सरकार का जो है विकसित देशों की तरफ एक अलग ऑब्जेक्ट रहता है, अल्प विकसित देशों की तरफ एक अलग ऑब्जेक्ट रहता है। जो विकसित देश होते हैं, डेवलप्ड वाले जो होते हैं, उसमें जो सरकार का ये कह सकते हो जो उद्देश्य रहता है वो रहता है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। व्हाट इज आर्थिक स्थिरता? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसको जो है क्या करके रखना? बनाकर रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है अल्प विकसित, जैसे कि हम लोग भारत जो है वो एक अल्प विकसित जो है देश है। इस देश के अंदर जो सरकार का जो मुद्दा है, जो आर्थिक मुद्दा है, वो क्या है? हमारी आर्थिक विकास की जो गति है उसको तेज करना, ठीक है। साथ के साथ सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना। अब सामाजिक न्याय प्रोत्साहित कैसे होगा? जैसे कि निर्धनता इतनी ज्यादा है, निर्धनता को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, इनकम इनइक्वालिटीज यहाँ पर इतनी है, अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है, उसको क्या करना? उसको सही करना। अमीर जो है कोई ऐसा, कोई एक डॉक्टर 1 घंटे में ही 1 लाख रुपए छाप देता है, किसी की साल की इनकम भी 1 लाख नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? इनकम इनइक्वालिटी कहीं ज्यादा है। इनकम इनइक्वालिटीज को क्या करना? दूर करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, ठीक है। साथ के साथ गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटीज देती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, इन सारी सुविधाओं को क्या करना? विकसित करना। ये जो है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है भारत के अंदर, अल्प विकसित देशों के अंदर। तो इन्हीं सब ऑब्जेक्टों को पूरा करने के लिए जो भी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं राजकोषीय नीति, ठीक है। जितना यहाँ लिखा है उतना तो लिखना ही लिखना है, साथ के साथ जो बकवास मैंने अभी करी है वो भी आपको इसके अंदर लिखनी ही लिखनी है। अब इसके जो है 3 टूल होते हैं। क्या किस किस चीज का यूज करके जो है इन सब उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है? सबसे पहला तो है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई जब गवर्नमेंट जो है, देखो 2 तरीके का काल होता है, एक होता है मंदी काल और एक होता है तेजी काल। मंदी काल का क्या मतलब है? नाम से ही पता चल रहा है मंदी चल रही है। तो मंदी काल में क्या होगा? गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, और एक्सपेंडिचर भी कहाँ हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एक तो ये एक्सपेंडिचर मान लो पुलिस वगैरह में हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के अंदर हो रहा है, वहां पर हो रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा मंदी काल में। गवर्नमेंट को मंदी काल के अंदर क्या करना पड़ेगा? ऐसी जगह पे पैसा लगाना पड़ेगा जिससे आर्थिक विकास की जो गति है वो तेज हो, मतलब कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, लोगों को काम मिले, लोगों के जो है इनकम हो, और उससे क्या हो? मंदी काल जो चल रहा है वो ठीक हो सके। लेकिन जब तेजी काल चल रहा होता है
तो तेजी काल में बिल्कुल इसका क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इसको उल्टा करना पड़ेगा। तेजी काल में ऐसा नहीं करना, तेजी काल में सार्वजनिक व्यय को कम करना है। ठीक है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, मंदी काल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तेजी काल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम में मोस्टली मंदी काल से आ जाता है कि मंदी काल में बताइए क्या होता है। उसके बाद है दूसरा करारोपण। करारोपण का मतलब क्या होता है, करारोपण का मतलब होता है जी टैक्स। तो टैक्स में क्या करती है गवर्नमेंट कि भाई जो जैसे कि आप जानते ही हैं, जो जितने भी रिच पीपल होते हैं जिनकी सैलरी कहीं ज्यादा है, उस पर क्या करती है गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाती है और गरीबों को क्या देती है, आर्थिक सहायता देती है। क्यों देती है, ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट, ताकि अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया इनकम इनक्वालिटीज भी कहीं ज्यादा है, उसको क्या किया जा सके, उसको जो है दूर किया जा सके। ठीक है, और कई तरीके के टैक्स लगाती है, प्रत्यक्ष कर लगाती है, अप्रत्यक्ष कर लगाती है। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष होते हैं जो डायरेक्ट उस पर्सन पर पड़ते हैं जिस पर वो लगाए जाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है जैसे कि जीएसटी वगैरह। तो कई तरीके के गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है अमीरों पर, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता रहता है। ठीक है, और गरीबों को क्या देती है, सब्सिडी वगैरह, आर्थिक सहायता, ये सारी चीजें जो है देती है। उसके बाद है सार्वजनिक ऋण। अब जो ऋण लिया है गवर्नमेंट ने, भाई जब मंदी काल चल रहा है, मंदी काल में देखो ऋण तो ले लिया, ऋण लेने से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो ऋण है, ये जो ऋण का पैसा है, ये कहाँ लगाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो भाई जब मंदी काल चल रहा है तो इस पैसे को जो है वहां पर लगाना पड़ेगा जिससे आर्थिक विकास की जो गति है वो तेज हो सके। ठीक है, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज हो, नई नई इंडस्ट्रीज लगे, जिससे कि लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। मंदी काल में तो ये करना चाहिए। ठीक है, तभी जो है सार्वजनिक ऋण का क्या हो सकेगा, तभी जो है सार्वजनिक ऋण का फायदा हो सकेगा। अगर इसको, इन पैसों को ऐसी जगह नहीं लगाया जा रहा जिससे आर्थिक विकास की गति तेज नहीं हो रही है, तो भैया अल्प विकसित देशों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाती है। तो ये 3 तरीके के जो है टूल्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर, कह सकते हो, जिसका यूज करके गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि आखिर ये क्यों पूरी नहीं हो पाती है। तो यहां पर देखेंगे आप, सबसे पहले तो लिखा है सूचना में अति विलंब। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो फिजिकल पॉलिसी होती है, जो राजकोषीय नीति होती है, इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारे, कह सकते हो, डेटा की जरूरत होती है, बहुत सारे आंकड़ों की जरूरत होती है, और कभी कभार आंकड़ों को इकट्ठा करने में जो है बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ये जो है इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है जितना इसको होना चाहिए था। सीमाएं में हमें ये बताना है कि आखिर ये क्यों इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्यों जो है आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है सूचना में अति विलंब, मतलब कि जब इस पॉलिसी को क्रिएट किया जाता है, इसके लिए बहुत सारे डेटा वगैरह की जरूरत होती है। तो उस डेटा को कलेक्ट करने में जब टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाता है, तो उससे क्या होता है, ये इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। दूसरा है नीति संबंधी निर्णयों में। अब भैया ये जो फिजिकल पॉलिसी होती है, ये किसी एक बंदे के डिसीजन पर जो है डिपेंड नहीं करती है। इस पे जो है बहुत तरीके के लोग होते हैं जिसमें इसमें डिसीजन लेना पड़ता है, बजट के, मंत्रालय के, अर्थशास्त्रियों की, सबकी सलाह मशवरा लेना पड़ता है, तब जाकर जो है यहाँ पे कोई डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे किसी एक बंदे का डिसीजन नहीं है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्संस का जो है यहाँ पर डिसीजन होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा देरी हो जाती है और ये इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है जितना इसको होना चाहिए था। और फिर तीसरा है कार्य में विलंब। कार्य में विलंब का क्या मतलब है, ठीक है जी, बना लिया, डेटा को कलेक्ट कर लिया, डिसीजन ले लिया, क्रिएट कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी बहुत ही ज्यादा देरी लगाई जाती है। अब क्योंकि प्रैक्टिकली बना लिया, डिसीजन ले लिया, वही इतने काम देर में हुआ, और बना तो लिया लेकिन उसके बाद भी उसको अप्लाई नहीं करा, उसकी वजह से इसमें भी क्या होता है, कार्य में देरी आ जाती है, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने में बहुत ही ज्यादा देर लगती है। तो ये इसकी 3 जो है सीमाएं हैं, ये 3 इसके टूल है। होती क्या है ये मैंने आपको जो है यहाँ पर बता दिया है। मंदी काल में इसका कैसे यूज होगा और तेजी काल में इसका कैसे यूज होता है। मंदी काल में ही आएगा वे, फिलहाल तो तेजी काल में नहीं आएगा, बट दोनों तरीके उल्टा करना है आपको और ज्यादा तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है,
तो भैया ये आपके 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर इस 5 क्वेश्चन में से आपने एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ दिया, इस क्वेश्चन में आपका कंपलसरी है, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। आपको इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी इशू आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी समझ ना आ रहा हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तब भी ना समझ आ रहा हो, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9990158317। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जैसे कि आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जहां पे भी आपको पूछना हो वहां पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपने डाउट को क्लियर कीजिए, डाउट को डाउट मत रहने दीजिए, क्योंकि अगर डाउट रह गया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है और जो है 5 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसकी एग्जाम में पॉसिबिलिटी जो है ज्यादा है आने की, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।